हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सोमेन मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 4 बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस का ये पहला ही पार्ट है। आज शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। इसमें ओवरऑल बात करें टॉपिक्स की तो 5 टॉपिक हैं और दूसरे टॉपिक के अंदर 5 सब टॉपिक हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर के टॉपिक्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं। एक बार हम टॉपिक्स को समझ लें, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें ओवरव्यू पता रहेगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग, यानी शुद्ध या फिर सरल नमन क्या होता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है थ्योरी पार्ट में एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका टॉपिक सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बेंडिंग, यानी बेंडिंग से रिलेटिव कुछ इंपोर्टेंट टर्म हैं। कौन कौन से? पहला है न्यूट्रल लेयर, यानी उदासीन सतह क्या होती है। दूसरा न्यूट्रल एक्सिस है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देन आफ्टर बेंडिंग स्ट्रेसेस है। बेंडिंग स्ट्रेस 2 टाइप के होंगे आपके, टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेस, ठीक है। तो दोनों को पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध आघूर्ण। तो ये 5 टॉपिक हैं। ये भी डेफिनेशन की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। अगर इनमें से किसी की भी डेफिनेशन एग्जाम में आएगी तो सिर्फ 2 नंबर में ही पूछेगा आपसे। तो पहला टॉपिक भी 2 नंबर का है, बाकी इन सब टॉपिक्स में से कोई सा भी पूछ ले वो भी 2 नंबर में ही पूछेगा। तो सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरी पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद आपका फिर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसे क्यों बोल रहा हूँ? एक तो ये इक्वेशन है, फॉर्मूला है। दूसरी चीज़ इसका डेरिवेशन पूछा जाता है पूरे 5 नंबर में। तीसरी चीज़, जितने भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे सभी क्वेश्चंस में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का यूज होगा। तो इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट, ठीक है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लेंगे। कई बार रिपीट हुई है एग्जाम में डेरिवेशन की फॉर्म में 5 नंबर में। इसके अलावा जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। एंड अगला टॉपिक है हमारा अजम्पशंस फॉर प्योर और सिंपल बेंडिंग थ्योरी, यानी शुद्ध और जो सरल नमन का सिद्धांत होता है उसके क्या क्या अजम्पशंस होते हैं, क्या मान्यताएं होती हैं। तो इन मान्यताओं के बारे में भी 5 नंबर में थ्योरी में कई बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देन आफ्टर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो 2 टॉपिक आप सबसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एक तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बाकी सब थ्योरी पार्ट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये टॉपिक 2-2 नंबर के हैं, ये 5 नंबर का। ये भी अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा थ्योरी की फॉर्म में। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसका 5 नंबर से कम कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मैंने हालांकि टेलीग्राम पर भी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जब हम इस बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज होगा, जड़त्व आघूर्ण का यूज होगा, जो कि सिविल वालों के सिलेबस में तो है। अलग से एक चैप्टर भी आपका सॉम में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बट मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही आप थ्योरी पार्ट मत पढ़िए उसका, लेकिन उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो आपको जरूर सीखने पड़ेंगे, चाहे आप सिविल से हो या मैकेनिकल से हो। तो उसके लिए मैंने मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मैराथन क्लास थी, लगभग 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर है वो, तो उस लेक्चर को आप जरूर देख लें। मैंने सॉम की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी उसका लिंक दे रखा है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, एंड मैंने टेलीग्राम पर भी आपको भेज दिया था इस चैप्टर से पहले। अभी तो मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बट जब तक इसकी थ्योरी कंप्लीट होगी तब तक आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कौन कौन टॉपिक है उसमें, ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये 5 टॉपिक हैं, एक बार आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर को हम किस वे में कवर करेंगे। तो पहले लेक्चर में आपको छोटा सा पार्ट रहेगा ये वाला जिसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें केवल थ्योरी पार्ट दूंगा आपको मैं, जिसमें प्योर बेंडिंग की डेफिनेशन और ये जो 5 टॉपिक है इन सब की डेफिनेशन डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक पार्ट में तो हम केवल इतना करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को एक अलग पार्ट में आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि ये डेरिवेशन है तो अलग पार्ट में रहेगा, थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का सिंगल लेक्चर होगा 20 से 25 मिनट का, ठीक है। उसमें पूरी तरह से मैं आपको डेरिवेशन भी समझा दूंगा, इसके जो अजम्पशन है नीचे वाले, क्या क्या इसकी मान्यता है, ये सब भी समझा दूंगा। उसके बाद 2 लेक्चर हो जाएंगे इस तरह हमारे थ्योरी और डेरिवेशन के। देन तीसरे लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेंगे, और न्यूमेरिकल देखेंगे कितने न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं और इसके 2-3 पार्ट बन सकते हैं न्यूमेरिकल के भी, ठीक है। बट बिल्कुल परेशान नहीं होना, पूरा चैप्टर आपको एकदम ईजी लगेगा, बहुत ज़्यादा आसान लगेगा और बहुत टफ है भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए रफ करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं पहले हम प्योर और सिंपल बेंडिंग के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए इसके नाम से ही डेफिनेशन बन जाएगी, प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग। प्योर मतलब होता है शुद्ध, यानी एक
ऐसी बेंडिंग की कंडीशन जिसमें केवल क्या हो, केवल बेंडिंग हो। केवल बेंडिंग से मतलब क्या है, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। तो ऐसी बेंडिंग किसी भी बीम की या बीम के कुछ पार्ट की ऐसी बेंडिंग जिसमें केवल बेंडिंग मूवमेंट ही उत्पन्न हो, शियर फोर्स उत्पन्न ना हो, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी बेंडिंग की कंडीशन जिसमें क्या हो, केवल बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो, शियर स्ट्रेस उत्पन्न ना हो, उसे कहते हैं प्योर या फिर सिंपल बेंडिंग। अभी समझ नहीं आया बोलने से, ठीक है, इसको डायग्राम से और अच्छे से समझाते हैं। इसको रीड तब करेंगे, पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये बिना देखे सब कुछ याद हो जाए। यहाँ पर हम प्योर बेंडिंग को समझ रहे हैं। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। मैंने एक कैंटिलीवर बीम ले ली, ये कोई कैंटिलीवर बीम है और मैंने इसके फ्री एंड पे यहाँ पर एक मूवमेंट लगा दिया एम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैंने कहा आप इसका मुझे शियर फोर्स डायग्राम बनाओ और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओ। तो एसएफडी बीएमडी आप सबको बनाना सिखा रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इजीली डेफिनेशन समझ में आने वाली है, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींची जिस पर शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ हमने देखा क्या, यहाँ पर इसके नाम दे दो पॉइंट को, ये पॉइंट ए है, इधर वाला पॉइंट बी है। तो क्या बी पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। तो यानी आपका शियर फोर्स बी पॉइंट पर 0 हो गया। बी से आगे तो कोई भी फोर्स नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा शियर फोर्स एंड तक क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, सीधी एक लाइन बनेगी एसएफडी में। ये इसका एसएफडी हो गया, एसएफडी। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ ए से लेके बी तक शियर फोर्स 0 है, इस बी में कोई शियर फोर्स उत्पन्न नहीं हो रहा है। वहीं अगर मैं कहूँ इसका बीएमडी बनाओ तो इसका बीएमडी बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर आपने देखा बी सिरे पर मूवमेंट कितना है, एम है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस लेते हैं तो आपने यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया, एम ले लिया। सपोज ये एम हो गया आपका बेंडिंग मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आगे कोई भी अलग से फोर्स नहीं लग रहा तो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यही यानी यहाँ तक भी सेम रहेगा, ठीक। इस तरह से यहाँ भी एम ही रहेगा, फिर नीचे जाकर 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, प्लस का बन गया बीएमडी, ये बन गया क्या, बीएमडी, बीएमडी। अब अगर इन दोनों को देखें आप, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को, तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि इस बीम में जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स वो तो क्या है, 0 है। एंड अगर आप बेंडिंग मूवमेंट देखेंगे इस बीम में, बेंडिंग मूवमेंट, तो बेंडिंग मूवमेंट कैसा है, कॉन्स्टेंट है। देख रहे हैं ना आप, कांस्टेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम बेंडिंग मूवमेंट है, कांस्टेंट है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन, बीम की ऐसी कंडीशन जिसमें शियर फोर्स की वैल्यू तो 0 हो और बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्योर बेंडिंग। क्या कहते हैं, प्योर बेंडिंग। अब आप इजीली बता सकते हैं क्या, जब इसमें शियर फोर्स 0 है तो शियर स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा इसमें। एंड वहीं पे बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब केवल इसमें बेंडिंग स्ट्रेस ही उत्पन्न होंगे। समझ पा रहे हैं? अब आप पढ़ेंगे तो अब आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए पढ़िए यहाँ से क्या लिखा हुआ है इसमें, यदि किसी बीम का या उसके कुछ भाग का नमन, नमन मतलब कहते हैं बेंडिंग को, ठीक है, पहले हिंदी में समझाते फिर इंग्लिश में। यदि किसी बीम का या उसके कुछ भाग का नमन इस प्रकार हो कि उसकी काट पर केवल नमन प्रतिबल यानी बेंडिंग स्ट्रेस ही उत्पन्न हो, कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस उत्पन्न ना हो, तो इस प्रकार के नमन को हम शुद्ध या सरल नमन कहते हैं। आप समझ आ रहा है, शुद्ध नमन, केवल नमन प्रतिबल उत्पन्न होंगे। शुद्ध नमन है, प्योर बेंडिंग है तो केवल बेंडिंग स्ट्रेस आएंगे, शियर स्ट्रेस नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी यही लिखा है सेम, व्हेन ए बीम इज लोडेड इन सच ए मैनर, यानी कोई भी बीम पर इस प्रकार से लोड लगाया गया है डेट की इट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड देयर इज नो शियर फोर्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्योर और सिंपल बेंडिंग। जिसमें क्या हो, जिसमें कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट हो एंड शियर फोर्स बिल्कुल ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्योर या फिर सिंपल बेंडिंग कहते हैं। इजीली आप सबको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई तक में पूछा है कि इन प्योर बेंडिंग कंडीशन क्या होता है, शियर फोर्स 0 होता है, बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट होता है। ये आप सबको याद कर लेना अच्छे से। मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से भी समझा दिया, आप ये डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं। इस बीम में क्या हो रहा है, शियर फोर्स का डायग्राम बिल्कुल लीनियर है, मतलब सीधी लाइन है, शियर फोर्स 0 है इसमें पूरा, यानी बी से ए तक 0 है एंड बेंडिंग मूवमेंट यहाँ से बी से ए तक कांस्टेंट है, एम इंटेंसिटी का। सभी को समझ आ रही है चीज? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगर आप कहेंगे तो और भी डायग्राम आपकी बुक में दे रखे हैं, बना सकते हैं। बस आपको एसएफडी बीएमडी बनाना आना चाहिए और आप पहले से जानते हैं एसएफडी बीएमडी बनाना, आपको सिखा रखा है, तो वहां देख करके इजीली बता देंगे। जहां पर भी शियर फोर्स 0 हो, बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट हो, सीधे बोल दीजिएगा प्योर बेंडिंग का केस हो गया ये, ठीक है। हटाएं इसको। चलिए अब इसको रफ करते हैं और अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बेंडिंग, यानी बेंडिंग से रिलेटिव इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम, जिसमें सबसे पहला टर्म समझेंगे न्यूट्रल लेयर क्या है। तो इसको समझने से पहले आपके सामने जो डायग्राम बना है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गए तो इस टॉपिक में जितने भी टर्म्स आप पढ़ेंगे सभी टर्म आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है, ये कोई एक बीम है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, एक बीम है और बीम का यहाँ पर ये इतनी मोटी बीम है, ये इसमें अलग अलग लेयर्स दिखा रखे हैं। लेयर्स मतलब सतह है। लेयर जानते हैं ना सभी, जैसे ये बीम है आपके, तो इस बीम में एक लेयर तो ये होगी ऊपर वाली लेयर, एक इसके नीचे ये लेयर बनी हुई है, एक इसके नीचे लेयर बनी है, लेयर बाय लेयर। लेयर से मतलब ये है जैसे आपने आपकी नोटबुक है कोई, सपोज प्रैक्टिकली समझाते हैं, जैसे ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक है कोई, तो इसमें बहुत सारी लेयर्स समझो, जैसे पेपर जैसे पहला पेपर हो गया, एक लेयर कह दिया ये हो गया, दूसरी लेयर इसके नीचे ये हो गई। तो ऐसी बीम में क्या है, कई सारी लेयर्स बनी हुई है ये, ठीक है। पहली लेयर ये हो गई, इसके नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे कुछ मोटाई की अलग अलग लेयर्स हैं। इतना समझ पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस बीम पर दोनों तरफ से मूवमेंट लगा दिया, और जब मूवमेंट लगाएंगे तो बीम क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। बेंड मतलब होता है बीम का झुकाव, यानी नमन होना, बंकन हो जाना, मुड़ जाना बीम का। तो बेंडिंग मतलब क्या हो गया, बीम बेंड कर गई, ऐसे मुड़ गई। अब बीम मुड़ी है तो अब देखिए बेंडिंग की कंडीशन में इसमें क्या क्या होता है, बहुत ध्यान से आपको सामने देखना है। पहले बीम हमारी बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट बीम थी एकदम, इसकी सभी लेयर्स की लंबाई बराबर थी। जितनी पहली वाली लेयर थी यहाँ से यहाँ तक, उतनी ही इसके नीचे वाली लेयर की लंबाई है, इसके नीचे वाली लेयर भी सेम उतनी लंबी है। सभी लेयर्स की लेंथ कैसी है, बिल्कुल समान है। लेकिन जैसे ही ये बीम बेंड कर गई तो बेंडिंग की कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर थी तो कुछ सिकुड़ गई, पास आ गई। जब ये ऐसे बीम बेंड हुई तो ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, सिकुड़ गई, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी इसमें संकुचन हो गया, इसकी लंबाई कम हो गई, है ना। नीचे वाली लेयर की थोड़ी इससे ज़्यादा लंबाई है। ऐसे करते करते सबसे नीचे वाली लेयर की लंबाई क्या हुई, बढ़ गई। यहाँ दिख रहा है आपको, नीचे वाली लेयर क्या होगी, फैल गई, इसकी लेंथ हो गई ज़्यादा, पहले से बढ़ गई, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, बेंडिंग से पहले तो हमारी बीम की लेंथ सभी लेयर्स की कैसी थी, बीम की सभी सतह में जो लंबाई थी एकदम बराबर थी। लेकिन बेंडिंग की कंडीशन में क्या हुआ, बेंडिंग में हमने देखा कि जो ऊपर वाली लेयर्स है उनकी लंबाई तो कम हो गई, और नीचे वाली लेयर क्या है, इनकी लंबाई बढ़ गई। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक लेयर ऐसी अवश्य होती है जिसकी लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होती। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो रेड करके दिखा रखा है, रेड वाली जो लेयर है एक ऐसी लेयर है, इस बीम की एक ऐसी लेयर है जो बेंडिंग से पहले इसकी जितनी लंबाई थी उतनी ही बेंडिंग के बाद इसकी लंबाई है। तो हम इस लेयर को क्या बोलेंगे, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर को कहेंगे न्यूट्रल लेयर। समझ पा रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, बेंडिंग की कंडीशन में बीम के ऊपर वाली सतह यानी लेयर्स की लंबाई कम हो जाती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है इनकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये सिकुड़ती हैं, तथा नीचे वाली सतह की लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि ये फैल जाती हैं ये सतह, ठीक है। अतः बीम के बीच में कहीं एक ऐसी लेयर अवश्य होती है जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस सतह को हम उदासीन सतह या फिर न्यूट्रल लेयर कहते हैं। बिल्कुल इजी, अपनी लैंग्वेज में आप लिख के आएंगे, एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, डायग्राम समझ लीजिए। लेकिन पेपर में जब 2 नंबर में डेफिनेशन पूछेगा तो अपने माइंड में डायग्राम को आप इमेज बनाइएगा, अपने दिमाग में क्या था, सर ने क्या समझाया था, और थ्योरी लिख दीजिएगा। वहाँ पर आप इतना डायग्राम बनाकर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बना सकते हैं, बाकी आप ये थ्योरी याद करने के लिए इस डायग्राम को अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए। कैसे कैसे, पहले बीम कैसी थी आपकी, बीम की सभी सतह की लंबाई समान थी। जब बीम में बेंडिंग हुई तो ऊपर वाली सतह सिकुड़ गई, यानी लंबाई कम हो गई, नीचे वाली सतह की लंबाई ज़्यादा हो गई है, फैल गई। लेकिन बीच में एक लेयर ऐसी अवश्य होती है जिसकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल लेयर। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल लेयर कहते हैं। उम्मीद करते हैं ना समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने नीचे इंग्लिश में एक लाइन लिखी है, इन बेंडिंग पोजीशन ऑफ बीम। बीम की बेंडिंग पोजीशन में क्या होता है, न्यूट्रल लेयर डिवाइड्स द लेयर्स इन टेंशन एंड कंप्रेशन। यानी जो आपकी ये न्यूट्रल लेयर है ना, ये 2 पार्ट में बांट देती है आपकी बीम को। न्यूट्रल लेयर से ऊपर का पार्ट सिकुड़ रहा है, जब सिकुड़ रहा है तो ऊपर वाला पार्ट हो जाता है कंप्रेशन। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया कंप्रेशन। समझ पा रहे हैं। और इस न्यूट्रल लेयर के नीचे का जितना पार्ट है वो सब फैल रहा है, फैल रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या कह देंगे हम, ये हो गया टेंशन।
इतना समझ आ रहा है सभी को। तो न्यूट्रल लेयर पूरी बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। न्यूट्रल लेयर के ऊपर वाला पार्ट जो सिकुड़ रहा है वो हो गया कंप्रेशन, संपीड़न। नीचे वाला पार्ट जो फैल रहा है ये हो गया टेंशन। यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर हुआ। तो सबसे पहली चीज आप इस पहली डेफिनेशन को एक बार नोट कर लेंगे और इसके नीचे एक लाइन और लिखी है, न्यूट्रल लेयर हैज नो स्ट्रेस। न्यूट्रल लेयर पर कोई स्ट्रेस नहीं होता। न्यूट्रल लेयर पर ना तो स्ट्रेस होता है, ना ही स्ट्रेन होता है और ना इसकी लंबाई में कोई चेंजिंग होती है। जब लंबाई में चेंजिंग नहीं होती तो स्ट्रेन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है। और जब लेंथ में कोई चेंजिंग ही नहीं हो रही है तो स्ट्रेन भी आपका नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो स्ट्रेस भी नहीं होता, स्ट्रेन भी नहीं होता और लेंथ में कोई चेंजिंग भी नहीं होती है। इतना सभी को समझ आ रहा है, ये चीज़ क्लियर है ना। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपके सामने दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस को समझते हैं, क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस। डायग्राम से ही सब कुछ आपको समझना है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये तो आपको बता दिया न्यूट्रल लेयर है, ठीक है, जो बिल्कुल बीच में है, जिसकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अब ये जो रेड वाला पोर्शन न्यूट्रल लेयर है ये, और ये जो मैंने यहाँ दिखा रखे हैं क्रॉस सेक्शन है, मतलब हमने बीच में से बीम में सेक्शन काट दिए। कुछ भी बीम का कटा हुआ भाग जो होता है उसे कहते हैं उसका क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट। इसका ये अनुप्रस्थ काट है, ये है एक अनुप्रस्थ काट, एक ये है, एक ये है, एक इस साइड को इधर जो डैश डैश लाइन से दिखा रखा है ये वाला, इधर कोई है, ये है 1 2 3 4, इसमें 4 क्रॉस सेक्शन हमने दिखा रखे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल लेयर को कहाँ पर काट रहे हैं, तो एक तो यहाँ इस पॉइंट पे काट रहा है और एक ये वाला इस पॉइंट पे काट रहा है। समझ पा रहे हैं। ऐसे ये वाला क्रॉस सेक्शन कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काट रहा है। ये जो बाहर वाला क्रॉस सेक्शन है कहाँ काट रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, यही तो कट कर रहे हैं इनको। ऐसे ही अगर मैं इस वाले की बात करूँ, ये जो क्रॉस सेक्शन था ये वाला, ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ। तो हम ये जो आपके जो क्रॉस सेक्शन है इस न्यूट्रल लेयर को जिन पॉइंट्स पर काट रहे हैं, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए आपस में। मिलाने वाली एक लाइन खींच दीजिए, जैसे यहाँ मिला दिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, ये मिला दिया। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, ये मिला दिया। इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, ये मिला दिया। तो ये जो लाइनें आपने खींची हैं यही लाइनें आपकी न्यूट्रल एक्सिस हैं। क्या है ये न्यूट्रल एक्सिस, एन ए। यहाँ भी दिखा दीजिए एन ए, यहाँ भी दिखा सकते हैं आप एन ए। समझ पा रहे हैं। तो अब न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में। अगर आप बोलना चाहें अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे आप इसे, आप बोलेंगे कि किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन एंड न्यूट्रल लेयर को काटने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और ये न्यूट्रल एक्सिस हमेशा क्रॉस सेक्शन के सेंटर से होकर पास होती है। ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो बिल्कुल बीच में से पास हो रही है। ये क्रॉस सेक्शन है, इसके बिल्कुल बीच में से पास हो रही है। ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच में से पास हो रही है। कोई सा भी देख लीजिए। तो यही मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि बीम का कोई भी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन, बीम का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, 4 है यहाँ, 1 2 3 4, कोई सा भी, कोई भी क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल लेयर को जिस रेखा पर काटता है, न्यूट्रल लेयर ये, इस न्यूट्रल लेयर को इस लाइन पे तो काट रहा है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो न्यूट्रल लेयर को जिस रेखा पर काटता है, जिस लाइन पर काटता है, उस कटान रेखा को हम काट की उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। इंग्लिश में भी सेम यही लिखा है, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम the horizontal line passing through the intersection points between cross section and neutral layer। इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट, ये और ये। तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम क्या, पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। इस सेक्शन के सेंट्रॉइड से जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। शॉर्ट में एन ए से इसको हम लिख देते हैं। ये बताइए न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन सभी बच्चे बता देंगे इजीली। तो 2 डेफिनेशन आपको इस डायग्राम से समझ आ गई। पहले न्यूट्रल लेयर की डेफिनेशन, ऐसी लेयर जिसकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होती। इससे ऊपर का पार्ट कंप्रेशन हो जाता है क्योंकि इसमें संकुचन हो रहा है, नीचे का पार्ट टेंशन हो जाता है, ये फैलता है। ऐसी न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गई, तो न्यूट्रल लेयर और क्रॉस सेक्शन के कटान बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या जो क्रॉस सेक्शन है ये न्यूट्रल लेयर को जिस लाइन पर काटता है वो लाइन आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है। और न्यूट्रल एक्सिस हमेशा क्रॉस सेक्शन के सेंटर से पास होती है, इस क्रॉस सेक्शन के बीच में से पास होती है। ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं अपना इसी का अगला पार्ट, अगला टॉपिक। तो तीसरा टर्म है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या।
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, बिकॉज इसका यूज होगा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में, वहाँ भी ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। पहले रीड कर लीजिए, रीड करते ही आपको खुद याद हो जाएगी। यहाँ लिखा बेंडिंग पोजीशन में कोई बीम जिस चाप के रूप में मुड़ जाती है, जिस चाप में मुड़ जाती है या फिर बेंड हो जाती है, उस चाप की त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में भी आपको समझाऊंगा, पहले समझ लें तब अच्छे से पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा आपको। देखिए यहाँ कोई भी बीम थी आपकी, आपने बीम के दोनों सिरों पे लगा दिया मूवमेंट, और मूवमेंट लगाया तो बीम क्या कर गई, नीचे को बेंड कर गई, मतलब मुड़ गई बीम। और जब बीम मुड़ गई तो मुड़ने पर क्या हो गया, एक चाप जैसा बन गया, ठीक है। तो बीम जब मुड़ जाती है तो बीम की जो न्यूट्रल लेयर होती है, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेना, हिंदी में डेफिनेशन थोड़ी सही नहीं है, इंग्लिश में सही दे रखी है, ठीक है। क्या आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि बेंडिंग पोजीशन में कोई भी बीम जब क्या करती है, बेंड करती है, तो इसकी न्यूट्रल लेयर एक चाप के रूप में मुड़ जाती है। हालांकि बीम तो पूरी ही मुड़ रही है चाप के रूप में, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल लेयर की। तो न्यूट्रल लेयर जब चाप के रूप में मुड़ जाती है तो इस चाप का जो रेडियस होता है उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। समझेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पर ये मुड़ गई बीम, क्या हो गई, बेंड हो गई। बेंड होने के बाद इसके जो क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन ये है, ये इन सब क्रॉस सेक्शन को हमने क्या किया, इनकी लाइन को ऊपर की ओर आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी, सभी लाइंस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी एक निश्चित पॉइंट पर जाके मिल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह देंगे ये वक्रता केंद्र है। इस आर्क का, इस आर्क जो बनी है बीम, आपकी चाप जो बन गया है, इसका ये सेंटर मिल गया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दीजिए इसको, या हिंदी में वक्रता केंद्र कह दीजिए। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और कहाँ तक की, न्यूट्रल लेयर तक की जो डिस्टेंस होगी, न्यूट्रल लेयर तक की डिस्टेंस, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के और ऊपर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या होगी आपकी, आर होगी। ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक ये भी आर है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, आर है। ये सब क्या है आपकी, ये रेडियस है, ठीक है, इस आर्क की रेडियस है, इन्हीं को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, आप इजीली बता पाएंगे। क्या, इन बेंडिंग पोजीशन ऑफ ए बीम, बीम की बेंडिंग पोजीशन में द न्यूट्रल लेयर, क्या है यहाँ, द न्यूट्रल लेयर बीइंग बेंट टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। मतलब यहाँ क्या कह दिया, जो न्यूट्रल लेयर है वो बेंट हो जाती है एक आर्क के रूप में, किसी भी एक सर्किल के आर्क के रूप में। तो इस सर्किल की जो रेडियस आर होती है, इस रेडियस आर को ही हम क्या कहते हैं, दिस रेडियस आर ऑफ ए बीम इन बेंट पोजीशन इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा सिंपल अगर आपको लिखना है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है ये। क्या, बीम के नमन की स्थिति में दोनों सिरों को आगे बढ़ाने पर, हमने दोनों सिरों को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर रेखाएं आपस में जिस पॉइंट ओ पर मिलती हैं, इस पॉइंट ओ को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से न्यूट्रल लेयर के बीच की दूरी को ही हम आर कहते हैं। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल लिखना है तो लिख दीजिएगा क्या, कि बेंडिंग की पोजीशन में कोई भी बीम एक चाप के रूप में मुड़ जाती है और उस चाप का जो रेडियस होता है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल भाषा में, ठीक है। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, जब बीम बेंड कर गई तो इसके दोनों सिरों को हमने ऊपर की ओर बढ़ाया आगे, और ये किसी पॉइंट ओ पर जाकर के मिल गया, तो इस पॉइंट ओ को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र ओ से लेकर के न्यूट्रल लेयर तक की जो डिस्टेंस है ये आर कहलाएगी। आर, ये भी यहाँ से यहाँ तक, ये भी, इसे भी कह दो, डैश डैश वाली लाइन है यहाँ तक, ये भी कह दो, ये सब क्या है, आर है, ये सब रेडियस है। अगर आप इसके लिए अलग से डायग्राम बनाना चाहें तो मैं आपको बना देता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हटाएं, ठीक है, और अच्छे से आप इसको समझिए। देखिए इसका जो कहने का मतलब था वो यहाँ आप समझ लेंगे और अच्छे से। ये आपका पॉइंट है ओ, और यहाँ पर आपकी न्यूट्रल लेयर इस तरह से बेंड कर रखी है। ये तो आपने क्या किया, इसका इस सिरे को और इस सिरे को आगे बढ़ाया, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या होगी, आर होगी। इसे भी आर कह दो, ये भी क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है, आर। अब आप कहेंगे हमने तो देखा है रेडियस सर्किल की होती है, तो अगर आप इस आर्क को कंप्लीट करेंगे तो ये भी तो एक सर्किल ही बन जाएगा। अगर आप इस चाप को पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसे करके, तो ये भी तो एक सर्किल बनेगा, नहीं बन जाएगा सर्किल ऐसे करके।
मतलब आप सीधा बना लीजिएगा, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सर्कल बनेगा, बीच में यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस, इधर भी कहीं भी ले लो सब रेडियस होंगी। तो कोई भी चाप होता है तो वो सर्कल का ही एक पार्ट होता है, एक आर्क जो होता है सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसीलिए उस आर्क की जो रेडियस है वही सर्कल की रेडियस होगी। तो डेट मीन्स इसी को हम क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे। समझ पा रहे हैं ना? आप इजीली देख करके एक बार और रीड कीजिएगा, इजीली समझ में आपको आ जाएगा। इस ओ से लेकर के और यहाँ न्यूट्रल लेयर तक की जो डिस्टेंस है यही क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हटा दें इसको हटाते हैं, फिर अगला देखते हैं अपना। देखिए अगला टर्म है हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, यानी कि धरन में नमन प्रतिबल। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होते हैं, चैप्टर का भी नाम है ये, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। मैंने थ्योरी यहाँ पहले से नहीं लिखी है, थ्योरी आपको स्लाइड में शो हो जाएगी, उसमें देख करके आप लिख लीजिएगा। पहले समझिए इसको। देखिए मैं इस डायग्राम को 2D में बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई बीम है, ठीक है, ये बीम है, हमने 2D में बना ली, क्लियर ना। अब बीच में यहाँ पर हमने मान लिया क्या है, जो न्यूट्रल लेयर थी बीच में है यहाँ पर, ठीक है। बीम में बेंडिंग हुई, मतलब आपने दोनों तरफ से ऐसे मूवमेंट लगाया, इधर से भी इधर से भी। अब बीम क्या हो गई, बेंड हो गई आपकी। अब बीम जब बेंड होगी तो इस तरह से बेंड हो जाएगी बीम। मान लो बीम ऐसे बेंड हो गई है, ठीक। और हमने देखा बेंड होने पर क्या हुआ, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है सिकुड़ गई, नीचे वाली लेयर फैल गई। तो जब ये सिकुड़ रही है ऊपर वाली लेयर, लंबाई कम हो रही है और नीचे वाले की लंबाई बढ़ रही है, तो इसकी लंबाई कम होगी, तो लंबाई कम होने का कुछ विरोध करेगा ये आपका बीम। जब ये विरोध करेगा इसकी लेंथ को कम करने का, या फिर आप ये कह दीजिए जब बीम में बेंडिंग होती है तो बेंडिंग का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस दो टाइप के हो जाते हैं। पहले तो डेफिनेशन बताइए, बेंडिंग स्ट्रेस क्लियर हो रहा है। हमने क्या बोला, जब हम किसी भी बीम पर मूवमेंट लगा देते हैं तो बीम बेंड करने की कोशिश करती है या बीम बेंड कर जाती है। तो जब बीम बेंड करती है तो उस बेंडिंग का जो विरोध करने वाला स्ट्रेस होता है उसी को हम क्या कहेंगे, उसको बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बेंडिंग स्ट्रेस दो टाइप के होंगे। कौन कौन से, आपने देखा न्यूट्रल लेयर से ऊपर की जो लेयर है उसकी लंबाई कम हो गई, वो सिकुड़ गई, उनमें कंप्रेशन आ गया। तो हमने देखा न्यूट्रल लेयर से ऊपर ऊपर जो हमारा स्ट्रेस आएगा, कौन सा स्ट्रेस आएगा, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। एंड नीचे आपने देखा न्यूट्रल लेयर से नीचे क्या हो गया, फैल गई लेयर, फैल गई मतलब इसमें खिंचाव आ गया, यानी टेंशन आ गया इसमें। तो इसमें कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारे कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। न्यूट्रल लेयर से ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस, न्यूट्रल लेयर से नीचे टेंसाइल स्ट्रेस। तो यही सब थ्योरी में लिखा हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा अच्छे से, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा जो आपको स्लाइड में शो हो रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो स्लाइड में देख देख के आप पढ़िए क्या लिखा है, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर कि नमन की स्थिति में बीम की विभिन्न सतहों की लंबाई में परिवर्तन होता है, और लंबाई में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, बीम के मटेरियल में बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। अतः बीम के नमन की दशा में बीम में उत्पन्न हुए प्रतिबल को ही हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। बाकी आपको बता ही चुके हैं, नीचे वाली सतह में तनाव प्रतिबल उत्पन्न होंगे क्योंकि नीचे वाली सतह की लंबाई में वृद्धि होती है, और ऊपर वाली सतह में क्या होगा, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होंगे क्योंकि ऊपर वाली सतह क्या होती है, सिकुड़ती है। तो सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या होगा, सतह की लंबाई में परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। तो ये सब है, आप लिख लेंगे इजीली। और बाकी सिंपल भाषा आपको बताई दी, इसमें बीम जब बेंड करेगी तो बेंडिंग की कंडीशन में इसकी लंबाई में चेंजिंग होगी, तो लंबाई की चेंजिंग का विरोध करने के लिए इसमें क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएंगे। दो टाइप के होंगे, ऊपर वाली लेयर सिकुड़ती है, कंप्रेशन होता है तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे वाली लेयर फैलेगी इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस भी उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब एक आपका लास्ट और बचा है टर्म जिसे हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं, तो उसको और समझ लीजिए, ठीक है। इसको हटाएं। अब समझते हैं हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, यानी प्रतिरोध आघूर्ण क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है प्रतिरोध आघूर्ण, यानी ऐसा आघूर्ण जो क्या करेगा, विरोध करेगा किसी भी आघूर्ण का। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसको समझेंगे हम काफ़ी अच्छे वे में, डिटेल में जा करके, तो और अच्छे से क्लियर होगा। डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, आपने एसएफडी वीएमडी पढ़ा था, तो उसमें किसी भी बीम पर जो बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता था, तो उस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो मूवमेंट उत्पन्न होगा वही मूवमेंट कहलाएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी का विरोध करना, प्रतिरोध करना, है ना। तो ये किसका विरोध करेगा, ये करेगा बेंडिंग मूवमेंट का विरोध। तो सिंपल सी डेफिनेशन, वह मूवमेंट जो बाहर से लगाए गए बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है,
प्रतिरोध आघूर्ण कहलाता है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, बाहर से लगाए गए बेंडिंग मोमेंट का, क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न हो रहा था वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही उत्पन्न हो रहा था। हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे जिनमें हमने देखा था अगर हम बीम पर, किसी भी बीम पर लोड लगाते थे तो ये लोड बाहर से ही तो लग रहा है, इस डब्ल्यू लोड के कारण ही हमारा क्या हो रहा था, बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हो रहा था। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको, तो यहाँ पर हमने देखा था कितना आया था, WL/4 आया था बेंडिंग मूवमेंट। तो कहाँ से आ रहा था, ये इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बाहर से लगाए गए बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है। आप ये भी कह सकते थे कि जब किसी भी बीम पर कोई भी लोड कार्य करता है तो उस लोड के कारण बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है, और इस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो मूवमेंट उत्पन्न होता है उसे हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये बीम के अंदर से कहाँ से उत्पन्न होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इंग्लिश में लिखा है सिंपल सी लैंग्वेज में, इंटरनल रेजिस्टिंग मूवमेंट अगेंस्ट बेंडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, किसके अगेंस्ट, बेंडिंग मूवमेंट के अगेंस्ट जो हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग मूवमेंट होता है, इसी को हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर बीम का कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये क्या है, बीम का कोई एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये वाला, और इसके बीच में यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस है। मैं यहाँ पर अब स्ट्रेस डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। स्ट्रेस डायग्राम हमने देखा था, बेंडिंग स्ट्रेस दो तरह के उत्पन्न हो रहे थे हमारी बीम में। कैसे कैसे, एक तो कंप्रेसिव, इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जोन है ये कंप्रेशन जोन होगा, नीचे वाला जोन कैसा है, ये टेंसाइल जोन है या टेंशन जोन है। ठीक है, तो ऊपर तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होगा, यहाँ से ऊपर ऊपर, नीचे टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। मैंने अलग अलग डायरेक्शन में दिखा दिया। और यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनता है लीनियर बनता है, मतलब लीनियर इस तरह से, ऐसे लीनियर बन रहा है। और यहाँ पर जो हमें स्ट्रेस मिल रहा था, कौन सा मिल रहा था, कंप्रेसिव, तो सिग्मा सी। नीचे कौन सा स्ट्रेस मिलेगा हमें, यहाँ पर सिग्मा टी मिलेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, ये क्या है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, जो कंप्रेशन जोन में कंप्रेसिव, और बीच में देखा आपने न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस, तो बीच में देखा यहाँ पर स्ट्रेस जीरो है बिल्कुल। यहाँ पर, यहाँ से इधर बढ़ते बढ़ते ऊपर को यहाँ पर जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते बाहरी सतह पर सबसे ज़्यादा हो गया। ऐसी टेंशन में देखा आपने इधर को, ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में नीचे जाके मैक्सिमम हो गया, और यहाँ बीच में कितना रहता है, जीरो होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बताने यहाँ पर ये वाले हैं कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंदर से कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो ये स्ट्रेस है, ये क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। इस एरिया को इधर ले जाएंगे तो क्या हमें यहाँ से फोर्स की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस से गुणा कर देंगे तो हमें कंप्रेसिव फोर्स मिल जाएगा, जो कि हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। टेंसाइल स्ट्रेस लेंगे अगर हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंसाइल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। टेंसाइल फोर्स यहाँ हो जाएगा क्या, सिग्मा टी इंटू एरिया। इस तरह से ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो हमें कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स हमें मिल गया। और हम जानते हैं क्या होता है मूवमेंट, आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, अब डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, हालांकि ये आगे की चीज़ें हैं, आरसीसी में पढ़ेंगे सिविल वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को, फिर भी आपको बता देता हूँ। ये ट्रायंगल बन रहा है, इसके सेंटर पर यहाँ पर लगता है आपका क्या, कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स। ऐसे ही जब बीम बनी होती है, बीम आरसीसी की होती है, उसमें स्टील भी डाली जाती है, और स्टील यहाँ पड़ी होती है, स्टील के सेंटर पर लगता है टेंसाइल फोर्स। अगर आपने इसका एरो अंदर की ओर लिया तो आप टेंसाइल फोर्स का एरो लेंगे बाहर की ओर, टेंसाइल का बाहर की ओर। ये कंप्रेसिव है जो अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर टेंसाइल है। तो ये दोनों मिलकर देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आप देख लीजिए, एक तो ऐसे लग रहा है कंप्रेसिव, एक ऐसे लग रहा है टेंसाइल। ये टी है, ये सी है, तो ये आपस में मिलकर एक मूवमेंट उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, ये आपस सॉरी तो क्या बता रहे थे, ये आपस में मिलकर के क्या करेंगे, एक मूवमेंट उत्पन्न कर देंगे। इस तरह से दिख रहा है ना आपको, ये रोटेट करेंगे इसको। तो ये जो मूवमेंट उत्पन्न कर रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, ये मूवमेंट ही आपका होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ पा रहे, तो आता कहाँ से, ये समझ में आ गया। जो बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हुए थे, इन बेंडिंग स्ट्रेस से आएंगे आपके फोर्स निकल के आएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस से कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस से टेंसाइल फोर्स, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है, इसलिए क्या करते हैं, आपस में मूवमेंट बना लेते हैं जो बाहर से आने वाले बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करेगा। अब आपकी बीम कब सुरक्षित रहेगी, कब फेल हो जाएगी, थोड़ी सी डिटेल में बातें बता रहा हूँ मैं आपको आगे के लिए। ठीक है, अगर आपका जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको मैं एमआर बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में एमआर, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है या बराबर है किसके, बेंडिंग मूवमेंट के, तब तो आपकी बीम बिल्कुल सेफ रहेगी।
बीम कैसी रहेगी, सेफ, बीम सेफ रहेगी बिल्कुल, बीम फेल नहीं होगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम है या फिर बराबर है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। ये हमारा प्रतिरोध आघूर्ण है जो विरोध करेगा बाहर से लगने वाले मूवमेंट का, तो ये ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारी बीम सेफ रहेगी। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई बेंडिंग मोमेंट से, तो इस केस में बीम हमारी फेल हो जाएगी। क्या होगी, बीम फेल हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम बीम का डिज़ाइन करते हैं, आगे आरसीसी में पढ़ेंगे आप लोग, तो जब बीम का हम डिज़ाइन करते हैं तो हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा ही रहे, कम ना हो। अगर कम हो गया तो बीम आपकी फेल हो जाएगी, टूट जाएगी बीम, क्रैक्स आ जाएंगे, बेंड कर जाएगी बीम, ठीक है। तो आगे की चीज़ें हैं वो सब, फिलहाल आपको सिर्फ इतना लिखना है अपने सेकेंड ईयर के हिसाब से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट का विरोध करता है। ऐसा मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट का विरोध करता है उसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, थ्योरी पार्ट था, हालांकि लेक्चर छोटा है लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया, पूरी थ्योरी ये डायग्राम बनाए हैं, थ्योरी भी साथ साथ लिख रहा था, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है आपका, जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।